हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन गुरु चंडीगढ़। माय नेम इज कविता कौशल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं टेट पीजीटी का जो एग्जामिनेशन हुआ था 2022 में, उसके बायोलॉजी के जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस है वो हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टीजीटी एग्जाम में भी जो साइंस में आपके बायोलॉजी के क्वेश्चन है उनका एक वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे और उसी तरह से अपनी जो तैयारी है उसको आगे स्ट्रैटेजी बना के उस तरह से प्रोसीड कर सकते हैं। अगर आप इस एग्जाम की कोचिंग लेना चाहते हैं तो कंपटीशन गुरु ऑनलाइन एंड एज वेल एज ऑफलाइन दोनों तरह की कोचिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो आप बाय द एंड ऑफ द लेक्चर दोनों चीज़ें समझ सकते हैं कि किस तरह से आप इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं और किस तरह के क्वेश्चन जो है इस एग्जाम में आपके लिए आए थे। तो विदाउट डिलेइंग फर्दर, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चंस। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोडोन डू नॉट स्पेसिफाई आर्जिनिन। आर्जिनिन क्या है? आर्जिनिन नाम का एक अमाइनो एसिड है, ठीक है। आर्जिनिन क्या है? एक अमाइनो एसिड है। अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई करने के लिए एक कोडोन होता है, ठीक है। एमआरएनए पे कोडोन्स होते हैं जो अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई करते हैं। कोडोन क्या होता है? कोडोन आपका 3 बेसिस से बना होता है बेसिकली। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं, बस इतना पूछा है कि आर्जिनिन को कौन कोड नहीं करता है। तो CGC, CGG और AGA ये तीनों आर्जिनिन को कोड करते हैं, लेकिन जो फोर्थ ऑप्शन यहाँ दिया है AGU, इट डज नॉट कोड फॉर आर्जिनिन, इट कोड्स फॉर सीरिन, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन क्या सही हो गया आपका? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज, ठीक है। अब देखिए डिजीज के बारे में क्वेश्चन आया है। एक्स लिंक का मतलब क्या है? हम जो है डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन बींग्स, है ना। हमारे में हर जो क्रोमोसोम है उसके लिए 2 एलील्स होती हैं। एक क्रोमोसोम पे जीन्स होती हैं, जीन के लिए जो एलील्स होती हैं, है ना। लेकिन जो क्रोमोसोम है हमारे वो 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं आपके ऑटोसोम और दूसरे हैं आपके एलोसोम। जो ऑटोसोम है वो तो नॉर्मल जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको आप स्पेसिफाई करते हैं थ्रू ऑटोसोम्स, लेकिन जो एलोसोम है ये कौन से हैं? ये सेक्स क्रोमोसोम है। तो ये किसी भी ऑर्गेनिज्म में सेक्स को डिटरमाइन करने वाले क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, एक्स और वाई। अब यहाँ पूछा है एक्स लिंक, मतलब ये जो भी डिसऑर्डर है ये कैसा है? सेक्स लिंक डिसऑर्डर है। इसका जो अलील है या जीन है जो वो कहाँ प्रेजेंट होगा? आपके एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होगा। तो ये पूछा है कौन सा इसमें से एक्स लिंक रिसेसिव डिसीज है। तो आपको ऑप्शन दे रखे हैं हीमोफीलिया, डायबिटीज, हाइपरट्राइकोसिस या फिर सीडो रिकेट्स। तो यहाँ से हीमोफीलिया जो है ये कैसा है? एक एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। इसको ब्लीडिंग डिसऑर्डर भी कहते हैं हीमोफीलिया को, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है ब्लड क्लॉटिंग जो है बेसिकली वो हैम्पर हो जाती है। क्लॉटिंग फैक्टर्स कुछ नहीं होते प्रेजेंट, उस वजह से क्लॉटिंग हो नहीं पाती अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फेलियर ऑफ अ वैक्सीन इन इन्फेंट्स। अब वैक्सीन जो है वो इन्फेंट्स में अगर कभी फेल कर जाए तो उसका रीजन क्या हो सकता है? उसका रीजन होता है मैटरनल एंटीबॉडीज, ठीक है। देखो वैक्सीन में हम डालते क्या है, अगर हम बात करें तो वैक्सीन आपकी 2-3 तरह की, अभी तो काफ़ी टाइप की वैक्सीन आती हैं, लेकिन यूजुअली हम वैक्सीन में या तो पैथोजन को एटीन्यूएट करके डालते हैं या फिर इनएक्टिव फॉर्म में डालते हैं। है तो ये पैथोजन ही, तो मतलब ये एज अ एंटीजन काम करेगा और बॉडी में उसके लिए एंटीबॉडीज बनाएगा, ठीक है। लेकिन वैक्सीन जब फेल करती है इन्फेंट्स में, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एंटीबॉडीज हैं जो कहाँ से आई हैं? मैटरनल साइड से, है ना। मदर और इन्फेंट का कनेक्शन होता है तो वहाँ से मैटरनल एंटीबॉडीज आती हैं और दैट कैन एक्चुअली लीड टू द फेलियर ऑफ द वैक्सीन, ठीक है। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर स्नेक्स। स्नेक्स के बारे में बात पूछिए। बोन्स ऑफ द पैलेट आर मूवेबल, पेक्टोरल गर्डल इज प्रेजेंट, रिब्स आर फ्रीली वेंट्रली एंड स्नेक्स आर सेंसिटिव टू एयरबॉर्न वाइब्रेशन। देखिए ये तो आपको पता होगा कि ये तो ट्रू है। स्नेक्स जो है आपके एयरबोर्न वाइब्रेशंस को बहुत अच्छे से सेंसिटाइज कर सकते हैं। रिब्स जो है वो भी प्रेजेंट होती हैं, दे आर फ्रीली वेंट्रली एंड बोन्स ऑफ द पैलेट आर मूवेबल। रिब्स इनकी वेंट्रली फ्री होती है, कहीं से अटैचमेंट नहीं होती वेंट्रल में, और जो बोन्स होती हैं वो मूवेबल है। लेकिन स्नेक्स में कोई पेक्टोरल गर्डल जो है वो प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है? इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट यही ऑप्शन है, ठीक है, कि पेक्टोरल गर्डल जो है वो स्नेक में प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आर्मेडिलो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ अ वैक्सीन। जो आर्मेडिलो है वो क्या है? एक तरह का ऑर्गेनिज्म है, इसने किस वैक्सीन के लिए कॉन्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है। तो अगर आपको पता हो, ये आपने पढ़ा होगा, स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है, लेप्रोसी की जो वैक्सीन बनी थी वो आर्मेडिलो की कॉन्ट्रीब्यूशन से ही बनी है, ठीक है। आर्मेडिलो को यूज किया गया था उस वैक्सीन को बनाने के लिए। नेक्स्ट है आपका केमिकली FSH। FSH क्या एक हार्मोन है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इज
अब ये केमिकली पूछा है कि ये बना कैसे होता है या क्या क्या इसका कॉन्स्टिट्यूट है, तो दिस इज अ ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स अटैच टू द प्रोटीन्स, ठीक है। तो ये आपका जो FSH है दिस इज अ ग्लाइकोप्रोटीन बेसिकली, तो वैसा हार्मोन है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एंटीसेंस टेक्नोलॉजी। एंटीसेंस टेक्नोलॉजी क्या है? तो ऑप्शन पढ़ते हैं। When a piece of RNA that is complementary to the sequence is used to stop the expression of a specific gene, फर्स्ट ही ऑप्शन आपका करेक्ट है। एंटीसेंस RNA भी आपने पढ़ा होगा, RNA इंटरफेरेंस भी इसको कहते हैं। यहाँ पे क्या है कि एक RNA का पीस ही यूज किया जाता है किसी भी जीन की ट्रांसक्रिप्शन को रोकने के लिए, ठीक है, उसको बंद करने के लिए बेसिकली। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसके क्वेश्चन के लिए करेक्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं अगर आप कॉन्फिडेंट हैं अपने ऑप्शन को लेके। नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट द माइटोकॉन्ड्रियल DNA एंड न्यूक्लियर DNA। तो माइटोकॉन्ड्रियल DNA और न्यूक्लियर DNA का कुछ कंपैरिजन किया है, उससे रिलेटेड आपको ऑप्शंस बता रखे हैं। पहला ऑप्शन देखिए, दे डिफर इन द GC कंटेंट, दे डिफर इन द टाइप ऑफ बेसिस, दे डिफर इन देयर बॉयंट डेंसिटी वैल्यू एंड दे डिफर इन द मेल्टिंग टेम्परेचर। देखिए माइटोकॉन्ड्रियल DNA और जो आपका न्यूक्लियर DNA उसमें काफ़ी फर्क होता है। जैसे हाँ, उनका GC कंटेंट जो है वो अलग होता है, माइटोकॉन्ड्रियल DNA में ज़्यादा GC कंटेंट होता है। फिर बॉयंट डेंसिटी भी जो है कंटेंट की वजह से चेंज हो जाती है एंड दे डिफर इन द मेल्टिंग टेम्परेचर ऑल्सो, क्योंकि GC कंटेंट अगर अलग है तो मेल्टिंग टेम्परेचर भी अलग होगा, है ना। क्योंकि GC में क्या होते हैं 3 बॉन्ड्स होते हैं, AT में 2 बॉन्ड है, तो जिसके पास ज़्यादा GC होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हाई होगा। लेकिन जो बेसिस होते हैं वो सेम ही हैं, 4 तरह के बेसिस यहाँ पे होंगे AGCT, तो यही बेसिस आपके माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी जो होता है वो क्या है? रॉन्ग ऑप्शन है यहाँ से। नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द कंपोनेंट्स इन अ रिफ्लेक्स आर्क। अब आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज अ रिफ्लेक्स आर्क। देखिए हमारे जो नर्वस सिस्टम है इट इज़ वेरी वेरी क्विक। कभी अगर आप किसी गर्म बर्तन को छुएं तो एकदम से अपना हाथ पीछे हटा लेते हैं, है ना। वो आपका कॉन्शियस रिएक्शन नहीं है, लेकिन वो क्या है? एक रिफ्लेक्स है। अब रिफ्लेक्स में क्या चीज़ पहले काम करती है और कैसे इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचती है, उसी को आप एक रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन देखेंगे, ये कह रहे हैं मसल की इन्फॉर्मेशन मोटर न्यूरॉन में गई फिर रिसेप्टर में गई। ऐसा नहीं होता। अगर आपने टच किया है तो पहला चीज़ क्या है? रिसेप्शन। आपने रिसीव किया ना कि बर्तन गर्म है, तो सबसे पहले तो रिसेप्टर आएगा। तो ये दो ऑप्शन तो बाहर निकल गए। पहले रिसेप्टर, और रिसेप्टर से जाता है आपका सेंसरी न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड से मोटर न्यूरॉन आते हैं और वो जाते हैं मसल तक। मसल फिर आपकी मूवमेंट देती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फर्स्ट टेट्रापोड्स ओरिजिनेटेड इन। अब टेट्रापोड जो है आपके, टेट्रापोड्स में क्या क्या आते हैं? टेट्रापोड्स में आते हैं आपके एव्स हो गए, ठीक है, और मैमल्स हो गए, और आते हैं आपके एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स। ये चारों क्या हैं? ये टेट्रापोड्स हैं। इन्होंने पूछा है किस पीरियड में ये जो है ओरिजिनेट हुए। तो अगर आपने जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ा है तो आपको पता होगा कि ये आपके डेवोनियन पीरियड में जो है टेट्रापोड्स क्या हुए थे? ओरिजिनेट हुए थे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है आपका? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल्स मेंटेन अ करंट ऑफ वाटर इन स्पॉन्ज। अब स्पॉन्ज क्या है? स्पॉन्ज इज द मेंबर ऑफ द पोरिफेरा, ठीक है। पोरिफेरा को जब भी आप क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं आप वहाँ पे एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल पढ़ते हैं, दो सेल्स आर नोन एज क्वानोसाइट्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्वानोसाइट्स ही होते हैं जो करंट, जो वाटर करंट है उसको मेंटेन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखिए, रीड फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन आपने बताना है। पिरामिड ऑफ नंबर इन द ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज अपराइट। अब ग्रासलैंड इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ नंबर क्या है? अपराइट है। अपराइट का मतलब है इस तरह से, ठीक है, मतलब जहां से स्टार्ट हो रहा है उनका नंबर ज्यादा है। अब ये दिस मेक सेंस, क्योंकि घास बहुत सारा है ना, प्रोड्यूसर्स बहुत सारे हैं, उससे कम कंज्यूमर, उससे कम सेकेंडरी कंज्यूमर, उससे कम टर्शरी कंज्यूमर, है ना। ऐसे ही होता है, शेयर कम होते हैं, हिरन ज्यादा है। तो ये ऑप्शन तो आपका क्या है? करेक्ट है। दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। फिर है पिरामिड ऑफ नंबर इन अ ट्री इकोसिस्टम इज इन्वर्टेड। अब ट्री तो एक है ना, उस पर जो बैठने वाले बर्ड्स हैं वो बहुत सारे हैं, उन बर्ड्स में अगर कोई पैरासाइट है तो वो बहुत सारा है, तो इन्वर्टेड उल्टा बन रहा है ये, है ना, एक ट्री पे मल्टीपल चीजें, तो ये भी करेक्ट है। फिर लिखा है पिरामिड ऑफ बायोमास इन अ ट्री इकोसिस्टम इज इन्वर्टेड। अब ये गलत है, क्योंकि ट्री से ही इकोसिस्टम स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ट्री का बायोमास तो सबसे ज्यादा है ना, ट्री सबसे ज्यादा बायोमास कैरी कर रहा है,
तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है पिरामिड ऑफ बायोमास इन एक्वाटिक इकोसिस्टम इज इन्वर्टेड। अब ये भी सही है, एक्वाटिक इकोसिस्टम में जो पिरामिड ऑफ बायोमास है वो कम होता है, क्योंकि प्लैंकटन से शुरू होता है, तो प्लैंकटन का तो कुछ बायोमास होता ही नहीं, वो तो बिल्कुल टाइनी होते हैं। कैसे होते हैं वो, उनको आप माइक्रोस्कोप से देख सकते हो, इतने छोटे होते हैं, है ना, प्रोड्यूसर हैं जो। उसके बाद छोटी छोटी फिश होती हैं, फिर उसके बाद बड़ी फिश है, फिर और बड़ी फिश है। अब ये नंबर की बात नहीं हो रही, ये हो रही है बायोमास की बात, है ना। तो यहाँ पे ये ठीक लिखा है कि पिरामिड ऑफ बायोमास जो एक्वाटिक इकोसिस्टम में वो इन्वर्टेड होगा। तो ए, बी और डी ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। अब इसमें भी ए डी दिया है और इसमें ए बी डी दिया है, तो ए लगाइए, बी, वैसे डी लगाना चाहिए आपको क्योंकि डी में तीनों ही ऑप्शन है आपके, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉन्कोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, अब ये भी स्टैटिक क्वेश्चन है, ठीक है। जो मलस्क होते हैं आपके, मलस्क जो क्लास है उसमें क्या है, मलस्क बेसिकली क्लास नहीं, सॉरी, मलस्क है आपका फाइलम। फाइलम मलस्क का जो है उसमें शेल होते हैं प्रेजेंट, ठीक है ना, बॉडी को कवर करने के लिए शेल होती है। अगर आपको एग्जांपल चाहिए तो स्नेल के ऊपर शेल होती है ना, जो उसकी स्टडी अगर करेंगे तो आप क्या बोलेंगे, कॉन्कोलॉजी, ठीक है। चलिए, स्टैटिक क्वेश्चन है ये तो। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द विरियन। विरियन के बारे में क्या चीज़ है जो आपकी करेक्ट नहीं है। एक्स्ट्रा सेलुलर है, क्रिस्टलाइजेबल है, ए सेलुलर है, इंट्रा सेलुलर है। जो विरियन होते हैं आपके, ठीक है, वो इसमें करेक्ट, आपसे इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा है कि कौन सा ऑप्शन जो है आपका वो इनकरेक्ट है। तो यहाँ से आपका इनकरेक्ट ऑप्शन है इंट्रासेलुलर, क्योंकि विरियंस कभी भी इंट्रासेलुलर नहीं होते। ए सेलुलर हो सकते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर हो सकते हैं, क्रिस्टलाइजेबल भी हो सकते हैं, क्योंकि वायरस की एक फॉर्म है, ठीक है, वायरस को क्रिस्टलाइज कर सकते हैं बट दे कैन नॉट बी इंट्रासेलुलर। चलिए नेक्स्ट देखिए, द यूनियन ऑफ साइनस विनोसस विद द राइट ऑरिकल। साइनस विनोसस करके एक ट्यूब होती है, इसके यूनियन है विद द राइट ऑरिकल इन सम केसेस इन मैमल्स इज मार्क्ड एक्सटर्नली बाय, एक्सटर्नली उसको मार्क करने के लिए एक साइनस विनोसिस है, ठीक है, वो कहाँ पे मिल रहा है, राइट ऑरिकल के साथ मिल रहा है, तो उसकी एंट्री या उसके जो पॉइंट है यूनियन को, उसको मार्क करने के लिए एक चीज़ होती है, दैट इज आपका द पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज सल्कस टर्मिनालिस। बाहर से आपको क्या दिखाई देता है, जो टिश्यू दिखाई देता है, दैट इज सल्कस टर्मिनालिस, ठीक है। ये भी स्टैटिक क्वेश्चन है, या तो आपको आता है या नहीं आता है। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज प्रेजेंट ऑन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की बाहर वाली मेम्ब्रेन पे कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है। अब जैसे कार्नेटिन फैटी एसाइल ट्रांसफेरेज है, कार्नेटिन शटल में आपने पढ़ा है, बीटा ऑक्सीडेशन के एंजाइम है, ये भी अंदर प्रेजेंट होते हैं, सिट्रेट सिंथेटेज है, ये भी अंदर है। लेकिन जो मोनो अमीन ऑक्सीडेज है, ये कहाँ पे होता है, आउटर मेम्ब्रेन पे होता है माइटोकॉन्ड्रिया की, ठीक है। बहुत कम एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में आउटर मेम्ब्रेन पे होते हैं, तो उनमें से एक ये है आपका मोनो अमीन ऑक्सीडेज। नेक्स्ट देखिए, द कार्टिलेज दैट फॉर्म्स द लेरिंजियल प्रोमिनेंस ड्यूरिंग द मेल एडोलेसेंस इज। अब कह रहे हैं कि जब मेल का एडोलेसेंस पीरियड आता है तो उसमें जो आपका कार्टिलेज है जो क्या बनाता है, लेरिंजियल प्रोमिनेंस, ठीक है, लेरिंग्स का प्रोमिनेंट पार्ट जो बनाता है, तो वो कौन सा कार्टिलेज है, तो ये इसका ऑप्शन क्या है, ए, थायराइड का कार्टिलेज होता है जो लेरिंग्स बनाता है मेल के एडोलेसेंट के टाइम पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, प्रोटोगाइनस हर्मेफ्रोडाइट refers to the organism that are born female and some point in their lifespan change sex to male, मतलब they are born as female, प्रोटोगाइनस थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, उन्होंने चेंज कर दिया खुद को मेल में। द एग्जाम्पल ऑफ द प्रोटोगाइनी इज, अब प्रोटोगाइनी का एग्जाम्पल पूछ रखा है, ये भी स्टैटिक क्वेश्चन है। इसका एग्जाम्पल है ड्वार्फ एंगलफिश। एंगलफिश क्या होता है, जब वो पैदा होती है तो वो फीमेल होती है, ठीक है, लेकिन बाद में इट चेंजेस इटसेल्फ टू अ मेल, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखिए आप। नेक्स्ट देखिए, नीजल्स ग्रेन्यूल। नीजल्स ग्रेन्यूल्स होते कहाँ है, पहला क्वेश्चन तो ये पता होना चाहिए, अगर आपको ये पता है तो इसको आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो न्यूरॉन की सेल बॉडी में होते हैं नीजल ग्रेन्यूल, ठीक है। किससे बने होते हैं ये, आरएनए और राइबोसोम से। बेसिकली वहाँ पे जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, वही जो है इकट्ठा प्रेजेंट होता है और उसको नीजल ग्रेन्यूल बोलते हैं। और वो कौन सा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो उस पर राइबोसोम है और आरएनए है, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए, विद द हेल्प ऑफ द कोड्स गिवन बिलो सिलेक्ट द पेयर्स ऑफ द स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स। स्पाइसेस और कॉन्डिमेंट्स के पेयर जो आपने सेलेक्ट करने हैं, पहला इसमें से है शिनकोना ऑफिशिनालिस एंड सिनेमन आपका आ गया, फिर है पाइपर नाइग्रम, प्लांटेगो ओवेटा, फिर है एलिटेरिया कार्डेमम एंड सिनेमन जेलेनिकम। जो ये कार्डेमम और
सिनेमन है, ये तो आपने सुने होंगे है ना, जो सिनेमन है और कार्डेमम है ये भी दोनों क्या है, ये आपके स्पाइसेस कॉन्डिमेंट्स में आते हैं। फिर आता है रोवल्फिया, ये तो आपका सर्पेंटिया, ये तो एक मेडिसिनल प्लांट है, तो ये ऑप्शन निकल गया बाहर, ठीक है। इसके बाहर है मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस एंड पेरुला एस्पोइटिडा। एस्पोइटिडा क्या होता है, हींग होती है, और मिरिस्टा फ्रेग्रेंस ये भी एक तरह का आपका क्या है, कॉन्डिमेंट है, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी एंड ई, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया आपका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आ गया। जो आपका ये है मिरिस्टिका, इसको नटमेग भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, नटमेग। वेस्टर्न में काफ़ी फेमसली यूज़ किया जाता है ये। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज यूज एज फिश बेट। अब ये थोड़ा सा डिबेटिंग क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है वो इनमें से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आप किसी भी चीज़ को फिश बेट की तरह यूज़ कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन कौन सी फिश आप पकड़ रहे हो, है ना। अगर बड़ी फिश है तो आप छोटी फिश को भी तो एज ए बेट यूज़ कर सकते हो, वैसा कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे कॉमन जो आप यूज़ करते हो बेट वो कौन सा, अगर आपने कभी फिशिंग की है, दैट इज फेरेटिमा। क्या होता है फेरेटिमा, अर्थवर्म। अर्थवर्म को बहुत कॉमनली यूज किया जाता है एज अ फिश बेट, ठीक है। तो सी ऑप्शन हम इसका लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, PBR322 यूज्ड एज वेक्टर फॉर द क्लोनिंग। PBR322 ये क्या है, एक वेक्टर है, क्लोनिंग के लिए यूज किया जाता है, और वो मॉडिफाइड, क्योंकि ये खुद से बनाया गया है तो दिस अ मॉडिफाइड बैक्टीरियल प्लाज्मिड। इसमें टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंस है, एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो मॉडिफाइड बैक्टीरियल प्लाज्मिड की क्लोनिंग के लिए इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिकल सेल एनीमिया इज द रिजल्ट ऑफ विच टाइप ऑफ म्यूटेशन इन द हीमोग्लोबिन जीन। हीमोग्लोबिन जीन में सिकल सेल जो एनीमिया है वो किसकी म्यूटेशन की वजह से होता है। देखो होता क्या है, यहाँ पे एक अमाइनो एसिड बेसिकली आपका चेंज हो जाता है अनदर के लिए, ठीक है। ग्लूटामिक एसिड होता है बेसिकली आपका, वो चेंज हो जाता है वैलिन में, ठीक है, 6th पोजीशन पे, ये आपने पढ़ा होगा अगर, ठीक है। और वहां पे चेंज क्यों होता है, क्योंकि एक बेस आपका जो है वो बदल जाता है। तो वो जो एक बेस चेंज होता है उसको आप क्या कहते हैं, पॉइंट म्यूटेशन। सिंगल पॉइंट पे अगर चेंज आया, ठीक है, तो सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, सिंगल पॉइंट पे चेंज आता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो गया इसका करेक्ट। नेक्स्ट देखो, वाइल माइग्रेटिंग लार्वा ऑफ एस्कैरिस टेक्स प्लेस, माइग्रेटिंग लार्वा ऑफ सेल टेक्स प्लेस इट्स 4th मोल्ट। अच्छा हाँ, अस्कैरिस लम्ब्रिकॉइड जो है आपका, राउंड वर्म कहते हैं इसको, क्या है ये, दिस इज राउंड वर्म। तो जब ये माइग्रेट कर रहा होता है बॉडी में होस्ट की, तो उस टाइम पे ये मोल्ट करता है। मोल्ट क्या है, बेसिकली चेंज, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होता है, ठीक है ना, मतलब जुवेनाइल फॉर्म्स ही है। मोल्टिंग में क्या होता है, जुवेनाइल फॉर्म ही रहती है, एडल्ट ही बना अभी तक, बट चेंजेस आते हैं। तो इन्होंने पूछा है कि जो इसका 4th मोल्टिंग है वो कहाँ पे होता है, ठीक है ना। तो 4th मोल्टिंग कहाँ होता है, इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। 1st, 2nd, 3rd ऐसे आपके लंग्स में, कोई कुछ आपका जो है लीवर में मोल्टिंग होता है। तो 4th जो मोल्टिंग है जिसके पास एडल्ट बन जाएगा तो वो इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सिस्टमैटिक नेम ऑफ द लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। अब सिस्टमैटिक जो नेम है वो कैसे बनते हैं, देखिए एंजाइम्स की क्लासिफिकेशन अगर आप पढ़ेंगे तो 6 तरह की अलग अलग क्लासेज हैं, ठीक है। तो उन क्लासेस के बेस पे सिस्टमैटिक नेम दिया जाता है। तो यहाँ पे आपका है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, इसका जो सिस्टमैटिक नेम है वो है EC11127, ठीक है। एंजाइम क्लासिफिकेशन 1 में ही क्यों आता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन का ये एक एंजाइम है, ठीक है। तो अगर आपने एंजाइम क्लासिफिकेशन अच्छे से करी है तो इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी। नेक्स्ट देखिए, CD8 सेल रिकॉग्नाइज एंटीजन प्रेजेंट ऑन। अब CD8 सेल जो है वो कौन से एंटीजन्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, मतलब कहाँ पे एंटीजन प्रेजेंट होकर रिकॉग्नाइज करेंगे। तो ये है इम्यूनो का क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। हिपैटोसाइट्स के जो है आपके एंटीजन अगर वहाँ प्रेजेंट होंगे तो CD8 सेल उसको क्या कर पाएंगे, रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एपिडर्मल स्केल्स आर प्रेजेंट इन। एपिडर्मल स्केल्स किस में होते हैं, देखिए रेप्टाइल्स जो होते हैं आपके उनके पास होते हैं एपिडर्मल स्केल्स, रेप्टाइल्स के पास, ठीक है। और इनमें से स्कॉलियोडॉन क्या है आपका, ये तो डॉग फिश है ना, कॉन्ड्रिथीज आ गया, रैबिट मैमल है, फ्रॉग आपका एम्फीबियन है, लिजर्ड बचा वो रेप्टाइल है। तो लिजर्ड के पास क्या होते हैं, एपिडर्मल स्केल्स। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नीडेड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल CoA फ्रॉम पायरुविक एसिड। अब देखो जब आपका पायरुविक एसिड क्या होता है, इट इज बेसिकली पायरुवेट भी कहते हैं इसको, चेंज किया जाता है एसिटाइल CoA में। अब ये समझने के लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि पायरुवेट कहाँ से बना है, ग्लाइकोलाइसिस से बना है, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस का प्रोडक्ट पायरुवेट है, पायरुवेट एंटर कर जाता है कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में अब इसको क्या चलाना है,
क्रेब्स साइकिल, लेकिन क्रेब्स साइकिल का फर्स्ट जो आपको चाहिए सब्सट्रेट वो क्या है, एसिटाइल कोए, ठीक है, ऑक्सैलोएस्टिक एसिड के साथ मिक्स होगा और आगे आपका सिट्रेट बनेगा। लेकिन एसिटाइल कोए बनने के लिए यहाँ पे देयर इज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोजाइलेशन स्टेप, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोजाइलेशन। इस स्टेप में आपका एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स यूज होता है, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो वो एंजाइम कॉम्प्लेक्स जो है बहुत सारे अदर चीज़ों को एज अ को फैक्टर यूज करता है। इनमें से एक वो को फैक्टर नहीं है, देखिए वो लिपोइड को यूज करता है, हाँ जी करता है। पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज जो कॉम्प्लेक्स है वो लिपोइड को यूज करता है, वो थायमिन पायरोफॉस्फेट को यूज करता है, ठीक है, विटामिन B1 से जो बना है। NAD को भी यूज करता है, NADH बनता है यहाँ पे, लेकिन वो एकोनिटेज को यूज नहीं करता। तो क्या लिखा है, नॉट नीडेड, हाँ जी, तो एकोनिटेज को यूज नहीं करता है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखिए, सिलेक्ट द इनकरेक्ट सीक्वेंस ऑफ जियोलॉजिकल पीरियड या एरा यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। आपने बताना है कि इन कोड में से कौन से वाले ABC में से किस में गलत जो है आपके पास इंफॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है। एक मिनट, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे जो फर्स्ट आपको दे रखा है जैसे ट्रायजिक, जुरासिक एंड क्रिटेशियस, तो ये करेक्ट दे रखा है, ठीक है। ये आपको पीरियड्स के बारे में बताया, जियोलॉजिकल पीरियड ऐसे ही फॉलो करते हैं। फिर आपका पेलियोजोइक, मेसोजोइक एंड सीनोजोइक, ये एरा है, ये भी ठीक बताया। सबसे करंट जो चल रहा है वो सीनोजोइक है ना। उसके बाद देखा है डेवोनियन, सिल्यूरियन एंड कार्बोनिफेरस, यहाँ गड़बड़ हो गई, ये पीरियड्स बताए हैं लेकिन ये गलत हैं, ठीक है। सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस ऐसे होना चाहिए था, तो गलत है ये, तो ओनली ऑप्शन सी इज द रॉन्ग वन। तो यहाँ से आपका हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट देखिए, स्कल इन मेंबर्स ऑफ रेटिटिटे, ये क्या है, ये एक क्लास है, बर्ड्स जो है आपके एव्स जो हैं उसमें आते हैं, ठीक है। क्लास जो एव्स है आपकी उसके अंदर इसके मेंबर आते हैं रेटिटिटे के। तो ये पूछ रहे हैं कि उसमें स्कल कैसा है। तो अगर आपने स्कल्स जो हैं डिफरेंट क्लासेस ऑफ बर्ड्स में पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि इसमें होता है ये वाला ड्रोमियोगनेथस टाइप, ड्रोमियोगनेथस टाइप, ठीक है। बड़ा सा स्कल होता है, जैसे ऑस्ट्रिचीज जो ऑस्ट्रिचीज नहीं ऑस्ट्रिच जो है बर्ड आपका वो इसी क्लास में आता है, तो उसका स्कल जो है उसके स्कल टाइप पे ही बताया हुआ है ये। तो ड्रोमियोगनेथस, ठीक है, ड्रोमियोगनेथस टाइप जो स्कल है वो इस फैमिली से बिलोंग करता है आपकी, ठीक है, क्लास एव्स में आता है ये। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस। अरे ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है, ये ठीक है डेफिनेशन, बट इट इज मिसिंग समथिंग। नेक्स्ट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, ठीक है, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ही वो मूवमेंट हमेशा पॉसिबल होती है, तभी ऑस्मोसिस कहेंगे। फिर है आपका द लेंथ ऑफ फूड चेन इज लिमिटेड टू। अब देखिए फूड चेन क्या होती है कि प्रोड्यूसर ने फूड बनाया, प्राइमरी कंज्यूमर ने खाया, उसको किसने खाया, सेकेंडरी कंज्यूमर ने, उसको किसने खाया, टर्शरी कंज्यूमर ने, है ना। तो ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, मोस्टली इतना ही रहता है। टर्शरी कंज्यूमर में हमारे लायंस, टाइगर्स वगैरह आ जाते हैं, है ना, तो ये ही रहता है। तो कितने तक, 3 से 4 ट्रॉफिक लेवल तक लिमिटेड होती है, इससे ज़्यादा नहीं जो ट्रॉफिक लेवल इन्वॉल्व होते हैं एक फूड चेन में। फूड वेब बोलते तो और अलग तरह से आंसर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द DNA पॉलीमरेज यूज्ड इन द PCR इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। DNA पॉलीमरेज जो PCR में यूज किया जाता है सबसे पहले वो क्या होता है, वो थर्मोस्टेबल होता है, ठीक है, क्योंकि PCR में देयर इज फर्स्ट स्टेप जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाते हो, इसका नाम होता है टैक पॉलीमरेज, ठीक है। और इसको कहाँ से लिया जाता है, थर्मस एक्वेटिकस जो है उससे ऑब्टेन किया जाता है DNA पॉलीमरेज, जो कि यूज किया जाता है आपका PCR में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ द वेस्ट वाटर इज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ। अब वेस्ट वाटर की कितनी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो आप कैसे बताएंगे, कितनी ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही है वही उसकी डिमांड होगी, है ना। तो बी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि कितना डिमांड होगा कैसे डिटरमाइन करोगे, बाय द अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन कंज्यूम्ड, जितना कंज्यूम हुआ उतना उसका क्या है, डिमांड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन कॉर्निया टेक प्लेस बाय, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या है, इसको आप टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हो, ठीक है, लेमैन लैंग्वेज में ये कहा जाता है। एंड दिस वन इज बेसिकली जो है ये कहाँ से आई है, ये नॉट नेटिव,
नॉट नेटिव, ठीक है, नेटिव स्पीसीज नहीं है, ये बाहर से आई है और ये बंगाल में एक्चुअली इंट्रोड्यूस करी गई थी जब, तो इसने बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे अपना प्रोडक्शन इसका इतना ज़्यादा हुआ कि बाकी जो वहाँ की नेटिव स्पीसीज थी उनको क्या किया, इसने हार्म करना शुरू कर दिया, ठीक है। इकॉर्निया जो है इसका जो प्रोपगेशन होता है वो ऑफसेट्स की वजह से होता है, ठीक है। यहाँ पे पर्टिकुलर जो है प्लांट बॉडी है ऑफसेट इसमें बनती है, तो उससे प्रोपगेशन किया जाता है। 125 का ए है आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कौन सा है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है। फ्लेवर सेवर टोमेटो का वैरायटी है, जेनेटिकली मॉडिफिकेशन। गोल्डन राइस, विटामिन ए ज़्यादा, मॉडिफिकेशन। ग्लो फिश, ग्लो बायोल्यूमिनेसेंस जो है इंट्रोड्यूस किया गया, जेनेटिक मॉडिफिकेशन। मॉली नहीं, ये जो है दिस इज नॉट जेनेटिकली मॉडिफाइड, ठीक है। तो ये है आपका 126। नेक्स्ट देखिए, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। अम्बल इज अ साइमोस इन्फ्लोरेसेंस, इन्फ्लोरेसेंस पे क्वेश्चन आया है तो आपको पता है इन्फ्लोरेसेंस दो तरह की होती है, ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका जो वो क्वेश्चन यहाँ पे है पूछा गया है। तो यहाँ पे इन्फ्लोरेसेंस देखेंगे आप, फर्स्ट जो ऑप्शन लिखा है वो है अम्बल इज अ साइमोस इन्फ्लोरेसेंस इन विच द शॉर्ट फ्लावर स्टार्क स्प्रेड फ्रॉम अ फ्लैटेंड रिसेप्टिकल। देखिए फ्लैटेंड रिसेप्टिकल नहीं, कॉमन पॉइंट से निकलता है, ठीक है, तो गलत है। रेसीम इज एन इन्फ्लोरेसेंस इन विच द सेसाइल फ्लावर्स आर बोर्न डेसिपिटली, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ग्रो करते रहते हैं और जो स्टॉक है वो कभी टर्मिनेट नहीं करेगी फ्लावर में, तो ये गलत है। स्पाइक इज अ रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस हैविंग अ सेसाइल फ्लावर, दिस इज करेक्ट, स्पाइक वैसी वाली ही होती है, इसमें एक सेसाइल फ्लावर होता है। उसके बाद कैपिटोलम इज एन इन्फ्लोरेसेंस हैविंग, आपसे पूछा क्या है, करेक्ट पूछा है, मिल गया हमें आंसर, ठीक है, तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। अगर आप इन्फ्लोरेसेंस के बारे में थोड़ा सा भी पढ़ा है तो इस क्वेश्चन को इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, फोटोमॉर्फोजेनेसिस इन रिस्पॉन्स टू रेड एंड फार रेड लाइट। फोटोमॉर्फोजेनेसिस क्या होता है कि लाइट दे के मूवमेंट करवाई है ना, मूवमेंट जो है लाइट के थ्रू हुई है, तो वो देखते हैं कि किस तरह से प्लांट में मूवमेंट हुई है, तो वो किसकी वजह से होती है, लाइट के लिए रिसेप्टर्स होंगे ना, बेसिकली वो लाइट परसीव कैसे हो रही है, तो परसीव होती है बाय फाइटोक्रोम्स, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, एंडोन्यूक्लियेसेस एंजाइम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लीवेज ऑफ, एंडोन्यूक्लियेसेस मतलब जो न्यूक्लिक एसिड है उसके बिटवीन, अंदर, विद इन नॉट बिटवीन, न्यूक्लिक एसिड्स के विद इन काटने वाला, तो ऐसे मान लीजिए आपके दो न्यूक्लियोटाइड हैं वो आपस में अटैच हैं, तो उसके बीच में काटने वाला, मान लो ये 1 न्यूक्लियोटाइड है, ये 2 है, इसके बीच में, तो इन दोनों के बीच में क्या अटैचमेंट होती है, यहाँ होता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में। अभी हम दो स्ट्रैंड्स की बात नहीं कर रहे, एक ही स्ट्रैंड में जो मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड लगे होते हैं उनकी बात करें तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, तो एंडोन्यूक्लियेसेस उसको तोड़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, द टेक्सोनॉमिकल एड वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स आर रिकॉग्नाइज्ड बेस्ड ऑन द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। अब टेक्सोनॉमी में जब भी हम स्टडी करते हैं तो डिफरेंट कैरेक्टर्स, डिफरेंट तरह की हम चीज़ें यूज़ करते हैं क्लासिफिकेशन करने के लिए, तो यहाँ क्या पूछा है, वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स आर रिकॉग्नाइज्ड बेस्ड ऑन द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, तो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो है वो की में चेक करे जाते हैं, ठीक है, कि एक बड़ा है एक छोटा है, इस तरह के कंट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या होते हैं, एकदम ऑपोजिट एक दूसरे के, ठीक है, तो ये यूज़ किया जाता है। हर्बेरियम क्या होता है, यहाँ पे तो आप फाइल बनाते हो बेसिकली, हर्बेरियम में क्या होता है कि आपके जो प्लांट्स हैं उनको आप स्टोर करके रखते हो, प्रेस कर देते हैं, ठीक है। मोनोग्राफ, मैनुअल भी अलग से आपके क्या है, एड्स हैं टेक्सोनॉमिकल, जिससे आप स्टडी करते हो। नेक्स्ट देखिए, द फाइनल एक्सेप्टर, हाँ यही है, द फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ईटीसी में फाइनल इलेक्ट्रॉन किसके पास जाता है, ऑक्सीजन के पास जाता है, लास्ट ऑक्सीजन ही होता है ना, हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिलता है उसके H के साथ और क्या बन जाता है, H2O। सिलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सीरियल स्टेज ऑफ द लिथोस्फीयर। अब लिथोस्फीयर में पूछा है आपसे कि जो करेक्ट ऑर्डर है वो आपका क्या है, ठीक है। अब देखो करेक्ट ऑर्डर हम देखेंगे, स्टोन वॉट, पीट मॉस, श्रब्स, ट्री, नहीं ये तो नहीं, पीट मॉस तो हम लिथोस्फीयर में पढ़ते ही नहीं है, ठीक है, ये तो वैसे गलत हो गया। फिर है आपका फॉलियोस, लाइकेन, क्रस्टेशियन लाइकेन, पीट मॉस, श्रब्स, ठीक है, ये नहीं है, क्रस्टोस, हाँ ये आ गया, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। पहले क्रस्टस लाइकन आते हैं, फिर फॉलियोस लाइकन आते हैं, फिर क्या आती हैं, अर्ब्स आती हैं, फिर श्रब्स आती हैं, और इससे आगे आगे आप जाओगे फिर ट्रीज आ जाएंगे एंड में, है ना। तो शुरू किससे होता है, क्रस्टस लाइकन से, जो रॉक पे लाइकन बनते हैं, उसके बाद वो थोड़ा सा अच्छा बना देते हैं एनवायरमेंट को, थोड़ा सा मिट्टी आ जाती है, तो फिर कौन सा आते हैं, फॉलियोस लाइकन आते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। लिथोस्फीयर क्या होता है, सॉइल, सॉइल के बारे में बात करिए, जैसे हाइड्रोस्फीयर होता है ना कि वाटर में कैसे कम्युनिटी बनती है, ये लिथोस्फीयर है तो सॉइल की बात हो रही है। अब है द वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये तो स्टैटिक क्वेश्चन है, कहाँ हुआ था वर्ल्ड समिट, जोहान्सबर्ग में हुआ था,
ठीक है, जहाँ पे आपने किसकी बात करी थी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करी थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इन द प्लांट वर्ड पार इज एब्रीविएशन फॉर, देखिए जितनी भी सनलाइट आती है वो सारी की सारी सनलाइट प्लांट एब्जॉर्ब नहीं करता, कि सारी की सारी एब्जॉर्ब करके उससे फोटोसिंथेसिस नहीं करता, कुछ पार्ट होता है जो कि फोटोसिंथेटिकली एक्टिवेट होता है, उसको कहते हो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, तो पार वो होता है, ठीक है। तो 134 का ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। पहला आपका ऑप्शन है माइकोप्लाज्मा लैक्स सेल वॉल, हाँ जी, माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया है, इसके पास सेल वॉल नहीं होती, साइनोबैक्टीरिया है ये। माइकोप्लाज्मा आर रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स दैट टारगेट द सेल वॉल सिंथेसिस, ये भी करेक्ट है। अब पूछा है असर्शन और रीजन में, असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। देखिए उसके पास सेल वॉल नहीं होती और उस पर ऐसे एंटीबायोटिक भी काम नहीं करती जो सेल वॉल पे करते, लेकिन इससे सेल वॉल ना होने से क्या हुआ, वो डायरेक्ट रिलेशन नहीं बता रही है ना, तो इसीलिए क्या बोलेंगे कि दोनों करेक्ट तो हैं लेकिन रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ठीक है, यहाँ पे फ्री लिविंग कौन सा नहीं है, फ्रैंकिया, क्यों, क्योंकि ये रूट नोड्यूल के साथ बाउंडेड होता है ना, तो फ्रैंकिया फ्री लिविंग नहीं है। क्लॉस्ट्रीडियम हो गया आपका, क्लेबिसेला हो गया, बिजर्निका हो गया, ये सब क्या है, सब फ्री लिविंग बैक्टीरिया है। नेक्स्ट देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट असर्शन एंड रीजन एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। सीएनजी इज कंसीडर्ड सेफर देन एलपीजी, हाँ जी, अभी हम इतना तो बढ़ावा दे रहे कि सीएनजी बनाइए, ठीक है, कंप्लेक्स नेचुरल गैस जो है वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस से ज़्यादा क्या है, सेफ है। एलपीजी रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड इज डिफिकल्ट टू डिस्पर्स, करेक्ट है, एलपीजी से क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसीलिए इसको सेफर मानते हैं सीएनजी को, तो ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ आपने मैच करना है और उसका जो है करेक्ट आंसर जो है आपने बताना है। देखिए यहाँ पे आपको दे रखे हैं लाइफ साइकिल्स और यहाँ दे रखे हैं एग्जांपल्स। लाइफ साइकिल में जैसे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या होता है, जिसमें हैप्लॉइड जो है वो डोमिनेंट बॉडी रहेगी। डिप्लॉन्टिक क्या होगा, जिसमें डिप्लॉइड जो है आपका स्पोरोफाइट जो है वो डोमिनेट रहता है ना। डिप्लो हैप्लॉन्टिक में दोनों रहते हैं और ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल में 3 फेज आएंगे इस तरह से। अब आपको पता होना चाहिए इसका एग्जाम्पल। तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो होता है आपका, अगर हम देखें तो वो किस में होता है, वो होता है क्लेमाइडोमोनास में, ठीक है। तो ए का होना चाहिए 3, अरे आंसर ही मिल गया, ए का 3 होना चाहिए। और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किस में होता है, फ्यूकस में होता है, ठीक है। फिर आपका सी डिप्लो हैप्लॉन्टिक जो है ये होता है एक्टोकार्पस में और ट्राइफेजिक होता है पॉलीसिफोनिया। अगर आपको क्लेमाइडोमोनास का भी पता था तो इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, कॉमेंसलिज्म इज रिप्रेजेंटेड। देखो कमेंसलिज्म क्या होता है, कमेंसलिज्म एक तरह की इंटरैक्शन है 2 ऑर्गेनिज्म के बीच में। यहाँ पे एक को फायदा होता है, दूसरे को ना फायदा या नुकसान है। तो स्पीसीज ए आपकी पॉजिटिव रहती है, स्पीसीज बी 0। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ सोमैटिक सेल ऑफ अनियन। अनियन के सोमैटिक सेल में कितने क्रोमोसोम है, 16। सोमैटिक सेल मतलब 2n कितना है, 16 है, ठीक है। हाउ मेनी डीएनए मॉलिक्यूल्स आर देयर इन अ रूट टिप सेल ऑफ द अनियन ड्यूरिंग द मेटाफेज स्टेज। मेटाफेज में पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी डीएनए मॉलिक्यूल्स, कितने डीएनए मॉलिक्यूल्स होंगे। तो 16 क्रोमोसोम है अगर डिप्लॉइड में, तो हैप्लॉइड में अगर हम करें तो 8, तो डिप्लॉइड ही रहेगा, उसमें डबल रहता है सेट, तो 16 ही होंगे आपके। 140 का आंसर क्या होगा, इट इज 2, ठीक है। 16 नहीं, 1 मिनट रुकिए, हाँ गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, क्योंकि ये आपको डिप्लॉइड दे रखा है, हैप्लॉइड नहीं है। तो यहाँ पे देखिए अगर आपके पास 2n नंबर क्या है, 2n नंबर जो है आपका दैट इज 16, तो n कितना हुआ, 8 हुआ, ठीक है। अब हमें 2n चाहिए 16 इंटू 2, क्योंकि हाँ मेटाफेज की बात की, मेटाफेज पे क्या होता है, मेटाफेज आपका सेपरेशन से पहले वाला फेज है। देखिए पहले आपके पास आएगा प्रोफेज, फिर आएगा मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टीलोफेज। एनाफेज में सेपरेशन होगी, है ना, तो मतलब जो आपका इंटरफेज में एस फेज में जो आपका क्या हुआ था, डीएनए डबल हुआ था, वो यहाँ पे भी डबल ही प्रेजेंट है। तो 16 था ना, तो वो डबल होके कितना हो गया, 32 हो चुका है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर द 140th क्वेश्चन। आई होप यू गेट इट, ठीक है। 2n था, n लेने की जरूरत नहीं है हमें,
क्योंकि हम मियोसिस थोड़ी कर रहे हैं, हम तो माइटोसिस कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अनियन रूट टिप की बात चल रही है, अनियन रूट टिप में क्या होगी, माइटोसिस होगी, ठीक है। चलिए, आई एम होपिंग दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू, ये अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, द ऑक्सीजन स्कैवेंजिंग इन फ्रैंकिया इंड्यूस्ड रूट नड्यूल्स फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होती है फ्रैंकिया इंड्यूस्ड रूट नड्यूल्स में, अब देखो रूट नड्यूल में नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जो एंजाइम होता है उसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, अगर ऑक्सीजन दोगे वो एंजाइम बंद हो जाएगा, नाइट्रोजनीस होता है, ठीक है। तो वो रहे कि ऑक्सीजन स्कैवेंजिंग कौन करता है, तो कौन करता है, लेग हीमोग्लोबिन, ठीक है। यहाँ से याद रखिएगा, लेग हीमोग्लोबिन जो है ये पर्टिकुलर टाइप का हीमोग्लोबिन होता है, किसमें प्रेजेंट होता है, ये रूट नड्यूल्स में, वहां से ऑक्सीजन को स्कैवेंज करता है, हटा देता है, तो ऑक्सीजन डेफिशिएंट एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, सो दैट द नाइट्रोजनीज एंजाइम कैन वर्क। नेक्स्ट देखिए, हाँ, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट इन रेफरेंस टू द पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब एग्जिबिट, अब पोलन ट्यूब की मूवमेंट पूछ रखी है, किस तरह की मूवमेंट जो है पोलन ट्यूब में होती है, कीमोटैक्टिक मूवमेंट है, कीमोनास्टिक मूवमेंट है, थिग्मोट्रॉपिक है और कीमोट्रॉपिक मूवमेंट है। तो जो केमिकल रिलीज होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है एक पोलन ट्यूब की जो है मूवमेंट जो है होती है, ठीक है। तो यहाँ पे केमिकल्स के थ्रू होगी और ये रहा कीमोट्रॉपिक मूवमेंट होगी, ठीक है ना। कीमोट्रॉपिक, टैक्टिक अगर हम वर्ड यूज करेंगे तो वो टच भी आ जाता साथ में, ये कैसा है, कीमोट्रॉपिक मूवमेंट है, ठीक है, जियोट्रॉपिक और केमिकल्स का मिक्स करके बनाते हैं इसको। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ अ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन से क्या नहीं, एज पिरामिड आप पॉपुलेशन के लिए कैलकुलेट करते हो, सेक्स रेशो पॉपुलेशन के लिए कैलकुलेट करते हो, नेटैलिटी पॉपुलेशन के लिए कैलकुलेट करते हो, क्या होता है नेटैलिटी, बर्थ रेट, कि पूरे पॉपुलेशन में कितना रहा बर्थ रेट। स्पीसीज इंटरेक्शन, दिस इज नॉट फॉर अ पॉपुलेशन, दिस इज फॉर द स्पीसीज, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, नॉट एन एट्रीब्यूट। नेक्स्ट देखिए, द रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय। अब देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है ये, रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस है तो आप सोचेंगे रिवर्ट पॉपर ने दिया होगा, नहीं, ये हाइपोथेसिस किसने दिया है, एलरिच ने दिया है, ठीक है, पॉल एलरिच। ये कहाँ से आया क्वेश्चन, इकोलॉजी का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इन्होंने इस हाइपोथेसिस में बेसिकली, अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, ऐसे बोला था कि अगर एक प्लेन में हर एक रिवेट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एक रिवेट निकाल दोगे आप तो प्लेन के पार्ट्स में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक एक करके अगर आप बहुत सारे रिवेट्स निकाल दोगे तो प्लेन क्रैश हो जाएगा, है ना, टूट जाएगा बेसिकली। तो ये कह रहे हैं कि वैसे ही पॉपर मतलब निकाल देना, तो कह रहे हैं कि वैसे ही इकोसिस्टम में आप एक स्पीसीज को हटाते हो शायद फर्क ना पड़े, दो को हटाओ शायद फर्क ना पड़े, लेकिन अगर बहुत सारी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाए तो इकोसिस्टम जो है वो बैलेंस खराब हो जाएगा, ठीक है। तो यह हाइपोथेसिस किसने दिया था, पॉल एलरिच ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ऑक्सीजनेज एक्टिविटी ऑफ द रुबिस्को। अब रुबिस्को एक ऐसा एंजाइम है जो सबसे ज़्यादा इकोसिस्टम में प्रेजेंट होता है, ये फर्स्ट स्टेप जो है उसको कैटालाइज करता है जब आपका केल्विन साइकिल चलता है। रुबिस्को के पास ऑक्सीजन और CO2 दोनों को फिक्स करने की कैपेसिटी, अगर CO2 को फिक्स करेगा तो सीधा फोटोसिंथेसिस कर देगा, लेकिन अगर वो O2 के साथ काम करता है, ऑक्सीजनेशन करवाता है, सॉरी ऑक्सीजनेस एक्टिविटी की तरह काम करता है, तो ये चलाता है C2 साइकिल, ठीक है। C2 साइकिल एक वेस्टफुल साइकिल भी हम इसको कहते हैं, ये रहा, फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं इसको, फोटो रेस्पिरेशन कब चलता है ये, जब ऑक्सीजनेस एक्टिविटी शुरू हो जाती है रुबिस्को में। नेक्स्ट देखिए, ट्राइकोडेस्मियम, द कॉज ऑफ रेडनेस ऑफ द रेड सी। हाँ, रेड सी क्यों रेड है, क्योंकि उसमें ट्राइकोडेस्मियम है। व्हाट इज ट्राइकोडेस्मियम, ये एक तरह का साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया है। तो ट्राइकोडेस्मियम क्या है, एक साइनोबैक्टीरिया है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल ऑन अर्थ। अब बायोमॉलिक्यूल की बात करिए, अगर एंजाइम की बात की होती तो रुबिस्को होता, लेकिन बायोमॉलिक्यूल क्या है, सेल्यूलोज, क्योंकि प्लांट सबसे ज्यादा है, प्लांट्स के पास सेल्यूलोज सबसे ज्यादा है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स। हार्डवुड इज लेस ससेप्टेबल टू फंगस एंड कंटेन्स लेस मॉइस्चराइज्ड देन सैपवुड। हाँ देखो, जब भी आप एक लॉग ऑफ ट्री देखते हो, वुड का लॉग देखोगे इस तरह से, स्टेम मान लीजिए, तो ये बीच में से ऐसे अलग कलर का होता है और बाहर का थोड़ा अलग कलर होता है, तो जो सेंटर वाला पार्ट होता है उसको हार्डवुड कहते हैं, और हार्डवुड में कोई मॉइस्चर नहीं होता, तो उसको कोई भी क्या कहते हैं आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको काम करने के लिए मॉइस्चर चाहिए, मॉइस्चर नहीं है तो वो उसको अटैक नहीं कर सकते। द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ अ ट्रीज ट्रंक इज द हार्डवुड, ठीक है, तो ये सही है। दूसरा, हार्डवुड स्टोर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एंड हैव टाइलोसिस, ये भी सही बात है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स भी जो है हार्डवुड में स्टोर होते हैं। तो दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं और एक दूसरे की एक्सप्लेनेशन भी है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 148, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट है सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट इन प्लांट।
अब देखो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट जो है एक तरह का डिफ्यूजन होता है, लेकिन यहाँ पे ये है कि डिफ्यूजन डायरेक्ट हो जाता था कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का भी फर्क हो सकता है, ग्रेडियंट का तो क्या फर्क होगा, वैसे हाई से लो की तरफ ही जाता है मूवमेंट, लेकिन पास करने के लिए मेम्ब्रेन को इसको पर्टिकुलर एक ट्रांसपोर्टर की जरूरत पड़ती है, पर्टिकुलर चैनल्स कैरियर की जरूरत पड़ती है, इसीलिए फैसिलिटेटेड कहते हैं। तो ये पूछ रहे हैं इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ, स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड, यस। इट इज डाउनहिल ट्रांसपोर्ट, यस, हाई टू लो ही होता है। इन दिस प्रोसेस द ट्रांसपोर्ट सैचुरेट्स, ठीक है, इट इज अ नॉन सिलेक्टिव प्रोसेस, ऑप्शन नंबर डी इज रॉन्ग। इट इज अ सिलेक्टिव प्रोसेस, ठीक है, हर कोई तो पास नहीं कर सकता तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी उसी का होता है जो सिलेक्ट किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज मैच द एक्सपेक्टेड फिनोटिपिक रेशियोज इन प्रोजेनी फ्रॉम द डाइहाइब्रिड पेरेंट। ये क्लासिकल जेनेटिक्स का क्वेश्चन है, मेंडल ने जो आपको रेशियोज दी थी वो पूछी गई है। मेंडल वाली रेशियो कौन सी है, देखो स्टार्टिंग से अगर आप देखो डोमिनेंट और रिसेसिव एपिस्टेसिस की बात करिए। अब ये करने के लिए पहले आपको एपिस्टेसिस के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो एपिस्टेसिस क्या होती है, सबसे पहले ये होती है इंटरजेनिक इंटरैक्शंस, जीन्स के बीच की इंटरैक्शंस हैं। मेंडल ने जब बात करी थी तो उन्होंने किसकी बात करी थी, उन्होंने बात करी थी इंटर अलीलिक इंटरैक्शन की, एक जीन में जो दो अलीज होती है उनकी इंटरैक्शन की बात करी थी। बट इन एपिस्टेसिस में जो डोमिनेंट और रिसेसिव वाला हम चीज़ पढ़ते हैं ना अलील के लिए, वही जीन के लिए। मान लीजिए एक जीन ए है, वो दूसरे जीन का एक्सप्रेशन मास्क कर रही है, जीन बी का, तो जीन ए इज एपिस्टैटिक ओवर द जीन बी, ऐसा होता है, ठीक है। डोमिनेंस की ही एक फॉर्म है बट नॉट एग्जैक्टली डोमिनेंस। और इंटरजेनिक इंटरैक्शंस हैं। अब यहाँ पे देखिए जो 140 क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको सारी रेशियोज बता रखी हैं, आपको बस सिलेक्ट करना है। डोमिनेंट एपिस्टेसिस की जो रेशो है वो कितनी होती है, इट इज 12:3:1, ठीक है। और रिसेसिव एपिस्टेसिस की अगर हम रेशो की बात करें तो ये होती है आपकी 9:3:4, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। ये है 12:3:1, ये होती है 9:3:4, कॉम्प्लीमेंट्री होती है 9:7, और अगर कोई भी इंटरेक्शन नहीं हो रही है तो 9:3:3:1। ये आपको एफटी जनरेशन ऑलरेडी मेंडल ने बताया हुआ है। तो यहाँ देखो अगर आपको डी पता है, डी का ऑप्शन क्या है आपका, डी है सेकंड, तो इसमें नहीं है, इन दोनों में सेकंड है, इनमें से चूज कर सकते हो। फिर अगर आपको सिर्फ डोमिनेंट एपिस्टेसिस पता है तो आप तब भी आंसर निकाल सकते हो। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 150। सो दैट इज इट, दीज वर ऑल द क्वेश्चन व्हिच वन हैव बीन आस्क्ड इन द पेपर। अभी के लिए हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। तो ये HTET जो PGT एग्जाम है उसमें जो बायोलॉजी का पोर्शन है वो हमने सॉल्व किया है। तो अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन लिखे हुए नंबर पे कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। कंपटीशन गुरु आपको हर तरह की कोचिंग सर्विस जो है वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो आई एम होपिंग दैट दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू। सो इफ यू केयर टू ज्वाइन द इंस्टीट्यूट, प्लीज कॉल ऑन दिस number and let us know. Thank you so much and I'll see you in the next class.